हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज बच्चों हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले, क्योंकि हमें आज इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड इट इज न्यू फॉर यू ऑल, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो बच्चों हमें फॉलो किसको करना है, मतलब हम किसकी हेल्प से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। तो बच्चों हम रिसिप्ट्स और पेमेंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ समरी ऑफ कैश फ्लो। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट से हमें ये पता चल जाता है कि इस साल हमने कितने एक्सपेंस किए हैं और कितनी हमारी इनकम हुई है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है बच्चों, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is equivalent to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। हमने उसमें क्या किया था बच्चों, हमने जितने भी सारे एक्सपेंसेस थे उसे डेबिट कर दिया था और जितनी भी सारी इनकम और गेन थे उसे हमने क्रेडिट कर दिया था। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करने वाले हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेबिट साइड में जितने सारे हमारे एक्सपेंडिचर होंगे वो हम डाल देंगे और जितनी सारी हमारी इनकम होगी उसे हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अब बच्चों पीएनएल अकाउंट जो होता है वो किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस से। तो उसी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी हम एक्रूअल बेसिस से ही बनाते हैं। थर्ड बात जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है। और एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि कोई भी एक्सपेंस है अगर वो अराइज हो गई है, वेदर इट इज पेड और नॉट, और कोई भी इनकम है अगर वो अराइज हो गई है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, वी हैव टू शो इट। अगर वो इस साल की इनकम है तो हमको इस साल में दिखानी पड़ेगी, चाहे वो एक्सपेंस हमने पूरा पे करा है या नहीं किया है, चाहे वो इनकम हमें पूरी मिली है या नहीं मिली है, वो हमको इस साल में दिखानी पड़ेगी। देन ओनली वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट वी हैव अर्न कि हमने। और दूसरी बात क्या है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय बच्चों हमको क्या आता है, हमें सरप्लस आता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं तो हमको प्रॉफिट या लॉस आता है, क्योंकि ये कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दे डू नॉट डू वर्क फॉर प्रॉफिट अर्निंग। तो जो भी जितनी भी इनकम हुई होती है और जितनी भी उससे एक्सपेंसेस हम लेस करते हैं तो उससे जो भी बचता है वो एक सरप्लस की फॉर्म में मिल जाता है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है और उसकी हेल्प से हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों देखिए हमको रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दे रखा है एडल्ट लिटरेसी का, तो उसको जरा थोड़ा देख लेते हैं। हमें इसमें रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में कुछ फिगर्स गिवन है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है बच्चों, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके डेबिट साइड में हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम। तो अब हम जैसे आपने देखा कि इसकी डेबिट साइड में हमने क्या लिख रखा है, एक्सपेंडिचर। जितने भी एक्सपेंडिचर इस साल के होंगे उनको हम यहाँ दिखाने वाले हैं और जितनी भी इनकम इस साल की होगी केवल उसको हम क्रेडिट साइड में शो करने वाले। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं, हम एक्सपेंडिचर साइड बनाएंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहला आइटम देख लेते हैं, दे रखा है जनरल एक्सपेंस। अब बच्चों जब भी आप कोई भी एक्सपेंस लें तो आपको दो बातों का ध्यान देना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक नॉमिनल खर्चा है या फिर वो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट है। देखिए बच्चों कोई भी रेवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है ना, उसका एक तो वो रिकरिंग नेचर का होता है, वो हमें बार बार करना पड़ता है और उसका जो बेनिफिट होता है वो भी हमें बस उसी पेमेंट के लिए मिलता है, वो हम ईयर्स तक अपने लिए नहीं रख सकते हैं। तो ये अगर दो बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और कौन सा आपका अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहला आइटम देखिए क्या दे रखा है, जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चे। बच्चों देखिए सामान्य खर्चे जो हैं वो होते रहते हैं,
चाहे ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस प्रोवाइड करे या ना करे, या उस महीने कोई कम लोग आए या उस साल कुछ ज्यादा मेंबर बने, सामान्य खर्चे जो हैं वो होते रहेंगे। जैसे इसमें हम इंक्लूड क्या कर सकते हैं, जैसे रेंट हो गया, अब रेंट पे करना ही है। चाहे कोई, अगर मान लीजिए कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी रेंटेड बिल्डिंग में है तो उस बिल्डिंग का रेंट हमें पे करना है, चाहे उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस लेने आया हो या ना आया। तो ये सामान्य खर्चे हैं जो हर महीने होते हैं या हर 2 महीने में होते रहते हैं। तो जिस साल तक हम उसे पे करेंगे हमें उसका बेनिफिट मिलेगा और हम उसे ईयर्स से अपने लिए नहीं रख सकते। तो सबसे पहला जो आइटम है वो तो जनरल एक्सपेंस। ये कैसा नेचर है इसका, रेवेन्यू नेचर है, रिकरिंग नेचर है, बार बार होने वाला है। तो हम सबसे पहला आइटम है जनरल एक्सपेंस 3200 का, वो हम यहाँ पर डाल देंगे टू जनरल एक्सपेंस 3200। अब नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। बच्चों देखिए, न्यूज़पेपर हम लोग रोज उसे खरीदते हैं या रोज हम पढ़ते हैं उसे, और उसका जो बेनिफिट है वो भी हमें कब तक मिलता है, एक दिन। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे दूसरा खरीदते हैं, नेक्स्ट डे दूसरा, क्योंकि जो बचा हुआ पेपर तो कोई पढ़ता नहीं है तो हम उसको रख देते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो हमें कब मिल रहा है, केवल एक दिन के लिए मिल रहा है। तो ये भी हमारा कैसा हुआ, रेवेन्यू नेचर का हुआ। हमें पूरे महीने भर इसको खरीदना है और अगले महीने फिर खरीदना है, खरीदते रहना है, मतलब रिकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाला खर्चा है। तो न्यूज़पेपर भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का आइटम है, तो हम यहाँ लिख देंगे न्यूज पेपर ऑफ ₹1850। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो भी क्या होता है, हम मंथली 2 मंथली पे करते हैं। रिकरिंग नेचर का खर्चा है, बार बार होने वाला खर्चा है। तो बार बार होने वाला खर्चा है और इसका बेनिफिट भी हमें उतना ही मिलेगा जितना हम बिल को पे कर सकते हैं। तो ये भी कैसा नेचर हो गया इसका, रिकरिंग रेवेन्यू नेचर हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी 3000 रुपीज हम यहां पर लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी 3000 रुपीज हमारा क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 18,000 रुपीज। हमने 30 जून को एट द रेट ऑफ 10% के लिए हमने एक एफडी खरीदी। एफडी बच्चों मतलब फिक्स डिपॉजिट। हमने एक सर्टेन पीरियड के लिए एक सर्टेन अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बच्चों देखिए, ये क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। और इन्वेस्टमेंट बच्चों हम रोज रोज नहीं करते हैं। ये कैसा नेचर है इसका नेचर रिकरिंग बिल्कुल भी नहीं है। हम रोज रोज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और एफडी का बेनिफिट हमें मिलता रहेगा जब तक वो हमारे पास उसका मनी रहेगा, हम उसे अपनी बैलेंस शीट में शो करते रहेंगे। तो ये हमारा एसेट हो गया, इसको हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। लेकिन बच्चों इसके नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको फिक्स डिपॉजिट विद बैंक जो आपने लिया है वो लिया है 30 जून को, और इससे आपको एक इनकम मिलने वाली है 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इस एफडी से इंटरेस्ट मिलने वाला है। और अपने रिसिप्ट साइड में देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी आपको 450 दे रखा है। इसको थोड़ा सा समझिए कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा एफडी पर, इंटरेस्ट ऑन एफडी 18,000 इंटू 10%, ये हो गया 1800। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बच्चों हमने कब खरीदा है, ये हमने साल के मिड में खरीदा है, बीच में खरीदा है। तो हमें इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मंथ्स का मिलेगा, 6 मंथ्स का। इट मीन्स क्या हो गया 900। हमें इस एफडी पर 900 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इस साल में। लेकिन आप अपने डेबिट साइड में जो लास्ट आइटम है इसको देख रहे हैं कि जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 450। इसका क्या मतलब है कि हमारा आधा ही इंटरेस्ट हमको मिला है। माइनस कर देते हैं 450। तो ये जो 450 इंटरेस्ट है ये हमारा क्या है, ये ऐसी इनकम है जो हमें इन फ्यूचर मिलने वाली है। ये हमारे लिए कैसी होगी, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। जो एराइज, एक्रूड क्या होता है, विच इज एराइज बट नॉट रिसीव्ड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। अब हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों शो कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज ये इनकम इस साल की है तो हमें इसे इसी साल में दिखाना है। ये कौन कह रहा है हमसे, ये हमारा एक्रूअल बेसिस कह रहा है। एक्रूअल बेसिस कह रहा है जिस साल की इनकम है, चाहे वो मिली है या नहीं मिली है, जितनी भी मिली है उसे दिखाइए और जितनी नहीं मिली है उसे भी दिखाइए, तभी हम एक्चुअल सरप्लस को पता कर पाएंगे। तो हम इनकम साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, जितना हमको मिला है 450, और इसमें ऐड कर देंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट 450। तो इस साल की बच्चों हमारी जो इनकम थी एक्चुअल वो कितनी थी,
900 और हमने इसको 900 ही शो किया है। Did you get it? ये क्या हो गया? Accrued interest हो गया। Accrued मतलब which is due but not received। ये ऐसी इनकम है जो ड्यू हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? एसेट भी हो गई बच्चों। इसको हम कहाँ दिखाने वाले हैं? इसको हम एसेट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ऐसी इनकम जो हमें इन फ्यूचर मिलने वाली है, इट इज एन एसेट फॉर अस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है बुक्स। स्टूडेंट देखिए, जो बुक होती है ना, जो बुक है 7000 रुपीज की, तो एक बार हम बुक खरीदते हैं, उसका यूज हम करते रहते हैं। हम रोज रोज बुक्स को नहीं खरीदते हैं, हम एक साल में एक बार बुक खरीद लेते हैं, उसका यूज करते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर हम उसका यूज बाद तक करते रहते हैं, वो हमारे पास रहती है इन अवर सेव। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिकरिंग नेचर का खर्चा नहीं है। बुक्स रिमेन्स अस फॉर एवर। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज सैलरी। अब स्टूडेंट देखिए, सैलरी आपको दो बातें ध्यान देनी है। सैलरी हम मंथली बेसिस पे करते हैं और इसका जो बेनिफिट मिलता है वो भी मंथली बेसिस से मिलता है। मतलब जिस साल हर महीने हम सैलरी पे करते रहते हैं और हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार सैलरी देते हैं, एक मंथ की सैलरी देते हैं और फिर वर्कर्स पूरे साल भर काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा कैसा नेचर है इसका? रिकरिंग। तो ये हम यहाँ पर शो कर देंगे सैलरी। लेकिन बच्चों, इससे रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट आपके नीचे क्वेश्चन में दे रखी है कि आपकी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 600 है। इसको भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं सैलरी हमें कितनी दी गई है? 3600। तो ये एक्सपेंस है टू सैलरी 3600। अब हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹600। अब आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग मीन विच इज ड्यू बट नॉट पेड। अब यहां पर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का ये मतलब क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ लिखा हो तो इसका क्या मतलब हो जाता है? विच इज ड्यू बट नॉट पेड। और अगर इनकम के साथ लिखा हो तो हो जाता है विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो सैलरी है वो पेमेंट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक ऐसा एक्सपेंस है ये जो हमारे ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, लेकिन खर्चा किस साल का है? इस साल का है। तो हमको इसी साल में इसको शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल बेसिस ऐसा कहता है। तो हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ₹600 और इसको हम बाहर शो कर देंगे 4200 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज रेंट। रेंट आपको दे रखी है 6500। और बच्चों, इससे रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट नीचे गिवन है कि 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। आपको पेमेंट साइड में रेंट दे रखा है 6500 रुपीज का, और नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका 1 मंथ का जो रेंट है वो आपने एडवांस में पे किया है। बच्चों, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। और अगर आपसे ये कह रखा है कि आपने 1 मंथ का एडवांस पे कर रखा है, तो कितने मंथ्स का एडवांस पे कर रखा है? 1 मंथ का। इसका मतलब जो हमने ये पेमेंट करी है वो कितने मंथ्स के लिए करी है? 13 मंथ्स के लिए। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक साल में 12 मंथ्स होता है और 1 मंथ का एडवांस पे कर रखा है, यानी इसमें +1 मंथ कर देंगे तो कितना मंथ्स हो गया? 13 मंथ्स। 13 मंथ्स के लिए हमने 6500 रुपीज पे किया है। तो अगर हमें 1 मंथ का निकालना है इसमें, तो कैसे निकलेगा? 13 मंथ्स में अगर हमने 6500 पे कर रखा है तो 1 मंथ में कितना पे करेंगे? 65 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 500। यानी हमारे 1 मंथ की जो रेंट है वो कितनी की है? 500 रुपीज की। बच्चे देखिए, हमने 6500 रुपीज 13 मंथ्स के लिए पे करा है, लेकिन हमें पता है कि एक साल सिर्फ 12 मंथ्स का होता है। हम इसका मतलब क्या है कि हमने एक प्रीपेड एक रेंट जो है वो पे कर दिया है। अब प्रीपे करा है ना, इस साल का खर्चा नहीं है, तो हमें इस साल में इसको नहीं दिखाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 6500 से 500 को माइनस करके 6000 जो एक्चुअल खर्चा है इस साल का, केवल उसी को शो करना पड़ेगा। तो हम उसको दिखा देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं रेंट 6500 और माइनस कर देते हैं इसमें से प्रीपेड रेंट 500 और बाहर शो कर देते हैं 6000। हमने यहाँ पर 6500 क्यों नहीं दिखाया, 6000 क्यों दिखाया? क्योंकि 6500 बच्चों 13 मंथ्स का रेंट है और एक साल में केवल 12 मंथ्स होते हैं, जिसका रेंट हमारा
6,000 rupees आ रहा है. Now the next item is postage charges. अच्छा देखिए, पोस्टेज स्टैम्प हो गई और जितनी भी आइटम पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है वो भी हमारे क्या होते हैं, खर्चे रेगुलर नेचर के, रिकरिंग नेचर के होते हैं. हर महीने एनपीओ है, कोई लेटर्स भेजती है, कुछ भेजती है, तो रिकरिंग नेचर के ये खर्चे होते हैं. तो हम यहाँ पर पोस्टेज चार्जेस को शो कर देंगे. रिकरिंग नेचर का खर्चा है तो हम यहाँ दिखा देंगे पोस्टेज चार्जेस 300 rupees. Now the next item is furniture. फर्नीचर परचेज किया, पेमेंट साइड में फर्नीचर गिवन है, इट मींस परचेज. तो फर्नीचर परचेज किया, और फर्नीचर बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम रोज रोज कैसे पता चला कैपिटल और रेवेन्यू का भी, हम रोज रोज फर्नीचर नहीं खरीदते, और खरीदते हैं तो वो हमारा ईयर्स तक चलता है. तो इसलिए ये एसेट है, इसे यहाँ हम शो नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट आइटम जो दे रखे हैं वो बैलेंस दे रखे हैं, कैश और बैंक के, तो वो भी यहाँ पर नहीं आने वाले क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट नहीं है. तो हमारी जो ये वाली साइड है ये पूरी हो गई है, पेमेंट साइड, एक्सपेंडिचर साइड हमने सब डाल दिया है. अब हम बात करते हैं इनकम साइड की. तो इनकम साइड, रिसिप्ट साइड में देखिए सबसे पहले दे रखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन. वो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक का है, इट इज एन एसेट, तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे. इसमें आपको नीचे और ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी. ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये मैं भी आपको फिर बताती हूँ. फिर नेक्स्ट आपने हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन. बच्चों इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपका अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में आ रहा है. इस साल जो सब्सक्रिप्शन आया है बच्चों, कैसे आया है कि आपको 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन दे रखा है. एक 2016 का दे रखा है जो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, एक 2017 का दे रखा है जो हमारा करंट ईयर हो गया, और एक 2018 का दे रखा है जो हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया. तो हमें ये देखना है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसे इजी करना है. हमको क्या करना है, जितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हमें उसमें से इस साल का सब्सक्रिप्शन निकालना है. ऐसा हमें क्यों करना है बच्चों, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है कॉमर्स में, तो हम ज्यादा डीप में उसे बड़ा करने की बजाय छोटा करें. कि भाई अब हम क्या करें कि हम ये देखें कि इस साल हमें सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम हुई है. तो हम क्या करें, 2017 पे फोकस करते हैं कि 2017 में सब्सक्रिप्शन हमें कितनी मिली है और कितनी हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है. तो बच्चे देखिए, अपना जो फर्स्ट आपका एडजस्टमेंट है, जरा उस पर फोकस करिए. आपको 2 बातें दे रखी है इसमें. एक आपको दे रखा है कि 31/12/2016 में जो सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है वो 2000 है. इसका क्या मतलब है कि पिछले जब हमारा साल स्टार्ट हुआ था उस समय हमारी एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी एक इनकम मिलनी रह गई है, तो वो हमें दे रखी है 2000. वो कौन से ईयर की है, पिछले साल की. और एक हमें दे रखा है 31/12/2017, इस साल की हमें सब्सक्रिप्शन जो मिलनी रह गई है बच्चों, वो कितनी रह गई है, 1500. तो हमें एक तो ऊपर दे रखा है कि 2017 में 26,500 हमें मिला है, और दूसरी बात हमें दे रखी है इस साल की कि इस साल हमें 1500 और मिलना रह गया है. तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन इस साल की निकल सकती है. इससे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, जितना हमें रिसीव हुआ है इस साल का. कितना रिसीव हुआ है, 26,500. और हम क्या ऐड कर देंगे इसमें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें गिवन है 1500 रुपीज. तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन जो आ गई वो आ गई 28,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन इस साल की इनकम है. उसमें से 26,000 हमको मिल चुका है, वी हैव रिसीव्ड इट. वो हमें कैसे पता चला, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में 2017 के आगे देखिए लिखा है 26,500, और हमें नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि इस साल के एंड में हमें 1500 रुपए और मिलना बाकी है. मतलब इस साल की इनकम है लेकिन मिली नहीं है, लेकिन इस साल की इनकम है तो इसी साल में दिखाएंगे. ये हमसे एक्रूअल बेसिस कहता है, तो इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन को ऐड कर दिया. बाकी का एडजस्टमेंट, एडवांस कितना रह गया है, सब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, वो हम बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट आइटम इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. तो देखिए, हम न्यूज़पेपर खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जो बच जाती है रद्दी उसको हम बाद में बेचते हैं. तो ये भी एक ऐसा नेचर है, रिकरिंग इनकम हमको इससे होती रहती है. हम 1 महीने में 2 महीने में उसको सेल करते रहते हैं. तो ये हम दिखा देंगे अपनी इनकम साइड में. यहाँ पे दिखा देंगे हम बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,250. Now the next item is गवर्नमेंट ग्रांट. बच्चों देखिए, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो इनको रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो ग्रांट मतलब पैसे देती है.
क्यों देती है? क्योंकि इनका जो एम है ना, बहुत जेन्युइन एम है। दे प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, दे डू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो उस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर रहे हैं, ये नॉमिनल चार्जेस पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे एडल्ट लिटरेसी है तो ये नॉमिनल प्राइजेस पे लोगों को लिटरेट करने का काम कर रही है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली में गवर्नमेंट का काम कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे इनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है। तो हम इसको एक रिकरिंग नेचर की इनकम मानेंगे और इसको यहां पर शो कर देंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट 12,000 rupees. Now the next item is sale of old furniture. इसमें आपको बच्चों क्या दे रखा है कि 5,000 की फर्नीचर हमने 3,700 में उसको सेल कर दिया। अब बच्चों देखिए, सेल ऑफ फर्नीचर एक्चुअली है क्या कि हमने अपनी एसेट बेची है। हमको इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते समय एसेट्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। हमको तो ये देखना है कि हमें नॉमिनल, मतलब हमें नॉमिनल नेचर की जो चीजें हैं, जैसे हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, लॉसेस कितने हुए हैं, इनकम कितना हुआ है, गेन कितना हुआ है, उस पर फोकस करना है। तो बच्चों देखिए, ये जो सेल वाली चीज है वो तो नहीं आएगी, लेकिन एक इसमें आपको बात दे रखी है कि 5,000 की आपकी जो बुक वैल्यू का फर्नीचर है वो हमने कितने में बेचा है? वो हमने 3,700 में बेचा है, कम में बेचा है। अगर हमने 5,000 का 5,000 में बेचा होता तो ये ट्रांजेक्शन को हम कंसिडर भी नहीं करते यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 5,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने कितने में बेचा है? 3,700 में। हम एंट्री के थ्रू से समझ लेते हैं। अगर हम फर्नीचर बेचते हैं बच्चों तो पैसा आता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कैश या बैंक। मैं बैंक ले रही हूँ, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा और फर्नीचर हमारा कम हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। बैंक हमारा 3,700 से बढ़ जाएगा और फर्नीचर की बुक वैल्यू 5,000 है तो 5,000 से कम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि जितने से डेबिट होता है उतने से क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसका क्या मतलब है कि डेबिट साइड में हमको जो लॉस बियर कर रहे हैं ना बच्चों, हम सीधी सी बात है, 5,000 का फर्नीचर हम 3,700 पे बेच रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि 1,300 का लॉस बियर कर रहे हैं हम। अब वो जो लॉस है ना, वो कैसा है? वो कौन सा आइटम है? वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला आइटम। तो हम उसको कहां से चार्ज करेंगे? हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इसको चार्ज करेंगे 1,300 रुपीज। अब लेजर पोस्टिंग आती है हमको, हम क्या डाल देंगे? हम यहाँ पर डाल देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हम सिर्फ कितना अमाउंट डालेंगे? जितना हमको लॉस हुआ है 1,300। ना ही हम 3,700 डालेंगे, ना ही 5,000, क्योंकि उससे एक से कैश बढ़ा है, एक अमाउंट से फर्नीचर कम हुआ है। दोनों ही एसेट होते हैं और एसेट्स के अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, जिसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों ये सारी आइटम इसमें हो चुकी हैं। हमने एक्रूअल बेसिस से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना लिया है। हमने दो बातों का ध्यान दिया कि नेचर रिकरिंग है या फिर, और उसका जो बेनिफिट है वो हमें कितने साल तक, 1 साल तक मिलने वाला है, इसका मतलब रिकरिंग, और अगर ये नेचर का हो जाता है। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें इसका टोटल करना। तो इनकम साइड का टोटल कितना आ रहा है? 28,900, 1,250 and 12,000 rupees, 0, 5, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 2, 1, 5, 0। इसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर साइड का भी टोटल कर लेंगे। 3,200, 4,850, 10,200 and 1,600। 8, 9, 10। तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है 19,850। अब अगर हम, हमारी इनकम साइड ज्यादा आ रही है और एक्सपेंडिचर साइड कम आ रही है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे इसको। 4,2,150 माइनस 19,850, 0, 0। तो जो बच्चों हमारा बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 22,300। तो अगर हमारी इनकम हमें 42,150 रुपीज हुई है और हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 19,850 हुए हैं, इट मीन्स हमारे इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। तो हमको क्या हो रहा है? सरप्लस हो रहा है, बिकॉज सरप्लस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये जो 22,300 है ये हम टू साइड में लिखेंगे, टू सरप्लस, और इनकम और एक्सपेंडिचर को हम क्लोज कर देंगे।
22,300 और इसका टोटल भी हो गया 42,150। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2016। liabilities amount, assets amount। अब स्टूडेंट देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हमें सिर्फ 2 डेट को कंसिडर करेंगे हम, या तो हमको कोई फिगर 31st December 2016 की गिवन होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे, या फिर 1 Jan 2017 की कोई फिगर हमें गिवन होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे। और रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में अगर जो हम देख रहे हैं, हमें बच्चों उसमें सिर्फ एक ब्रॉड डाउन ऐसा है जो 1st डेट को गिवन होगा, बाकी जितनी भी आइटम उसमें गिवन है बच्चों वो विद इन अ ईयर हुई है, विद इन करंट ईयर हुई है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में उसमें से कोई भी आइटम नहीं जाएगा क्योंकि वो करंट ईयर में 2017 में हुआ है। हमको सिर्फ कंसिडर करनी है ये 2 डेट, या तो 31 दिसंबर 2016 को कोई आइटम्स गिवन होंगे या फिर 1 जनवरी 2017 को। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है। आपको पता है कि पिछले साल का जो कैरी डाउन होता है वो इस साल का क्या होता है, ब्रॉट डाउन होता है। तो ये पिछले साल का बैलेंस हमारा जो कैश और बैंक का है वो बचा होगा। तो सबसे पहले हम इसी को डाल देते हैं। कैश है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ₹4,000 and cash at bank ₹15,550। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमको एडजस्टमेंट में कुछ चीज गिवन थी। हमें एडजस्टमेंट में हम कंसिडर करेंगे 31/12/2016 डेट को। तो 31/12/2016 को हमको एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है। वो कौन सा सब्सक्रिप्शन है बच्चों, जो पिछले साल हमारा लास्ट में बैलेंस रह गया होगा पिछले साल का मिलना, तो वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, जो हमको कितना गिवन है, 2,000 रुपीज, ये हमको गिवन है। और बच्चों देखिए, और सेकेंड एडजस्टमेंट इस साल से रिलेटेड है। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, हमें गिवन है कि ऑन 1 जनवरी 2016 हमको 2 बैलेंसेस गिवन है। हमें ये पता है कि हमारी जो फर्नीचर है वो 12,000 की है और जो बुक्स है हमारी वो 5,000 की है। तो ये भी ओपनिंग फिगर्स है 1 जनवरी 2017, तो हम उसको भी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो फर्नीचर 12,000 और बुक्स गिवन है 5,000। और जो बच्चों रिलेटेड है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम बस इतनी ही आइटम डालेंगे। अब बच्चों देखिए, एसेट साइड ही इसमें सिर्फ दे रखी है, लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं दे रखा है। इट मीन्स क्या है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये वाली साइड का हम टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है 38,550। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, कैपिटल फंड। जैसे प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या आता था, कैपिटल आती है, उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस में क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड। बच्चों इसी को निकालने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करी थी। अब विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों हम क्या बनाएंगे, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब जो बैलेंस शीट हमारी जो ओपनिंग बनी है वो 31 दिसंबर 2017 को बनी है। अब जो हमारी क्लोजिंग बनेगी, यानी ये साल शुरू कब हुआ था, 1 जनवरी 2017 को, और क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर 2017 को। तो अब जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी एज ऑन 31 दिसंबर 2007।
लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो बच्चों देखिए, अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय हमको क्या करना चाहिए, हमको ओपनिंग बैलेंस शीट को फॉलो करना चाहिए। वो इसलिए कि कोई आइटम छुटता नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है हमें इसमें, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दे रखा है। बच्चों देखिए, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक फिर से जाएगा, लेकिन बैलेंस कौन सा जाएगा, क्लोजिंग वाला। जो हमको कैश इन हैंड 3000 और कैश एट बैंक 8200 दे रखा है ना, वो जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो हम डाल देते हैं कैश इन हैंड 3000 रुपीज, रिसिप्ट और पेमेंट में जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है वो जाएगा, कैश एट बैंक 8200 रुपीज। ना तो नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमको दे रखी है, ये प्रीवियस ईयर की दे रखी है 2000 रुपीज। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखना है हमको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट देखिए, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, वो हमको 2 ईयर्स की गिवन है। एक हमें प्रीवियस ईयर की गिवन है और एक हमें करंट ईयर की गिवन है। तो अब हम साल के एंड में 31 दिसंबर 2017 को देखेंगे कि 2016 की कितनी आउटस्टैंडिंग अभी भी रह रही है। तो देखिए, यहाँ पे हमें 2 ईयर की आउटस्टैंडिंग लिखनी पड़ी, एक तो 2016 की और एक 2017 की। तो 2016 का देख लेते हैं। जब हमने साल स्टार्ट किया था बच्चों, तो 2000 रुपए हमें आउटस्टैंडिंग थी, किसकी, प्रीवियस ईयर की। लेकिन आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में देखिए, 2016 का करंट ईयर में आपको कितना पैसा मिला है, 1200 रुपीज मिल गया है। 2000 में से 1200 रुपीज मिल गया है। इट मीन्स जो इस साल हमारी आउटस्टैंडिंग रह गई है 2016 की, वो कितनी रह गई है, ओनली 800 रुपीज। ये कैसे आया है 800 आपका, 2000 माइनस 1200, क्योंकि 2000 में से 1200 रुपीज हमें इस बार रिसीव हो गया है। तो इस साल के एंड में अगर हम आउटस्टैंडिंग देखें पिछले साल की, तो ओनली 800 इज रिमेनिंग। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको गिवन ही है क्वेश्चन में कि 2017 में इस साल एक हमें जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितनी दे रखी है, 1500। तो वो हम एज इट इज लिख देंगे 1500 रुपीज। इसका टोटल जो है हम बाहर लिखेंगे, ये आ गया 2300 रुपीज। यानी हमारे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस साल, वो पिछले साल की 800 रुपए है और इस साल की 1500, टोटल मिला के 2300 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है। अब सब्सक्रिप्शन का हम पूरा ही जो एडजस्टमेंट उसे खत्म कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक चीज और आपको गिवन है, 2018 की 500 रुपए आपने एडवांस आपको मिल गई है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो हम एडवांस सब्सक्रिप्शन को लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500, ये यहाँ पर शो। नाउ अब हम अपने रिसिप्ट्स और पेमेंट को एक बार देखेंगे, कोई ऐसी एसेट तो नहीं है जो हमने इस बार खरीदी थी। तो शुरू करते हैं देखना। तो बच्चों देखिए, हमने इस बार फिक्स डिपॉजिट खरीदा था 18,000। हमने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया था ₹18,000। तो वो एसेट है, तो हम एसेट साइड में फिक्स डिपॉजिट को शो कर देंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹18,000। और बच्चे, जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे, तो हमने एक बात कंसिडर करी थी कि भाई हमें जो इंटरेस्ट था वो आधा ही मिला था। तो आधा इंटरेस्ट जो हमें नहीं मिला था वो हमें अब मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे उसे एक्रूड इंटरेस्ट करके 450 रुपीज। तो ये हो जाएगा 18,450। देखिए, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट क्यों है, बिकॉज ऐसी इनकम जो हमें इन फ्यूचर मिलने वाली होती है वो हमारे क्या होती है, एसेट। बच्चों देखिए, हमने ये वाली जो एडजस्टमेंट है उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाया था और हम उसको यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एडजस्टमेंट की चीजें 2 जगह इफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई होती है। तो आपको पता है कोई भी एंट्री है वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है। इसी वजह से एक उसने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को इफेक्ट किया और एक बैलेंस शीट को। तो ये 18,450 रुपीज हमें एफडी का हमारे पास मनी सेफ है। अब उसके बाद देख लेते हैं बुक्स। नेक्स्ट आइटम जो हमें गिवन है वो क्या है, बुक्स। तो अब बुक्स बच्चों देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि बुक्स हमारे पास कितने की है, 5,000 रुपीज की। साल की शुरुआत में जो हमारे पास बुक है वो कितने की है, 5,000 रुपीज की। तो अब हम देख रहे हैं अपने रिसिप्ट और पेमेंट से कि हमने 7,000 रुपीज की बुक्स और परचेज करी है। और परचेज करी है, इसका मतलब जो हमारा बुक्स का स्टॉक है वो बढ़ गया होगा।
तो इसमें हम जोड़ देते हैं ऐड परचेज करके बुक। तो हमारे पास अब जो बुक्स का जो बैलेंस है वो कितना है, 12,000 रुपीज। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो क्या है, फर्नीचर। अब फर्नीचर देख लेते हैं। फर्नीचर जो हमारे साल की स्टार्टिंग में हमारे पास था वो था 12,000 रुपीज। अब फर्नीचर से रिलेटेड बच्चों आपने रिसिप्ट और पेमेंट में हमने दो चीजें देखी थी, एक तो हमने फर्नीचर परचेज किया था और एक हमने फर्नीचर सोल्ड किया था। तो दोनों को ही हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। जो परचेज किया था यानी जो 10,500 का परचेज किया था यानी उससे हमारा फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, तो हम उसको ऐड कर देंगे। ऐड परचेज्ड ऑफ रुपीज 10,500 और रिसिप्ट साइड में देखिए हमने सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर किया था 5,000 बुक वैल्यू का, तो सोल्ड किया था यानी हमारी फर्नीचर की वैल्यू उससे कम हो गई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सोल्ड और उसे माइनस कर देंगे ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज। तो इसका जो बैलेंस हमारे पास बच रहा है फर्नीचर का वो 17,500 का बच रहा है। बच्चे देखिए यहाँ पर आपको दो अमाउंट दी थी, एक 3,700 दी थी और एक दी थी बुक वैल्यू 5,000। तो हमने 5,000 ही क्यों माइनस करा, क्योंकि जो हमारी फर्नीचर की जो एक्चुअल वैल्यू थी बुक वैल्यू वो कितनी थी, वो थी हमारी 5,000, तो बुक वैल्यू ही माइनस होगी फ्रॉम द बुक वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज, ये सब खत्म हो गए हैं। अब हम थोड़ी एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमारी कुछ चीजें गिवन थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है बच्चों, विच इज ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी, तो हम यहां पर दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 600। एडजस्टमेंट की चीजों को दो जगह इफेक्ट करती है तो हम उसे दूसरी जगह डाल रहे हैं। और 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस जो था हमारा प्रीपेड रेंट ऑफ रुपीज 500, वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। प्रीपेड रेंट एसेट हो गया 500 रुपीज। तो सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है, कोई आइटम हमसे नहीं छूटा है। तो अब हम क्या बच्चों, कैपिटल फंड को शो कर देंगे लास्ट में बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए। तो कैपिटल फंड जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 38,550 रुपीज। और बच्चों देखिए जो सरप्लस हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस हुआ था वो भी हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, क्योंकि सरप्लस से कैपिटल फंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट लाइक हमने जब प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन का जब हमने अकाउंट्स बनाए थे तो हमने क्या करा था, हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ देते थे। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कैपिटल फंड में क्या जोड़ दिया जाता है, सरप्लस को जोड़ दिया जाता है। और अगर डेफिसिट होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सरप्लस हो रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो हमें सरप्लस हो रहा है इसमें ऑफ रुपीज 22,300 का, 22,300 का इसको जोड़ देंगे और बाहर लिख देंगे 05810 60,850। Now we have put it all the things. Now we have to do the total. तो टोटल कर लेते हैं इसका बैलेंस शीट का 60,850 1100 05916। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 61950। इसी तरीके से एसेट साइड का टोटल भी कर लेते हैं 1100 to 11,200 2,300 18,450 12,000 and 18,000। तो इस साइड का टोटल भी, एसेट साइड का भी टोटल हमारा आ रहा है 619,50। तो दोनों सी साइड का टोटल हमारा मैच हो गया। इट मीन्स वी हैव डन ऑल द एंट्रीज करेक्ट। आई थिंक द क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।